बहुत बड़ी खूबी होती है। तो आज के लेक्चर में हम कुछ जो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए प्रोसीजर से और वो डायग्नोस्टिक टेस्ट से प्रोसीजर से उनको पढ़ेंगे और उन पे भी क्वेश्चन आता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट पे क्वेश्चन आ जाता है। तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी होती है। फर्स्ट पे हमारे पास है सिटी स्कैन। सिटी स्कैन का अगर फुल फॉर्म देखें तो कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन। सिटी स्कैन का कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन एक ये मशीन होती है और इस मशीन के अंदर एक्सरे रेज यूज किए हुए होते हैं। उसमें इमेजिंग का प्रोसेस होता है और इस इमेजिंग में फिर सीरीज ऑफ इमेजिंग आप देखेंगे। अगर सिटी स्कैन को उठाएंगे तो आपको उसमें सीरीज ऑफ जावेद फरीद जावेद इंशाल्लाह पूरी गुड। तो उसमें सीरीज ऑफ जो इमेज होती हैं उस इमेज में डिफरेंट व्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रंट व्यू है, फिर लेटरल होगा, फिर बैक होगा, फिर साइड व्यू होगा। कि उसके जो ओपन पूरा ब्रेन है, फॉर एग्जांपल सिटी ब्रेन है, तो ये सिर्फ ब्रेन का सिटी नहीं होता। आप ये रख लें कि सिटी लेग्स का भी हो सकता है, किडनी का भी हो सकता है, बोन का भी हो सकता है, इंटरनल विजरा जितने भी हैं बॉडी का उनके सिटी हो सकता है। और दूसरी बात, सिटी स्कैन जो है वो नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। अब नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर की बात कर रहे थे, वो ऐसे प्रोसीजर जिनमें बॉडी के अंदर कोई चीज इंसर्ट ना हो और कोई भी रप्चर पेनिट्रेशन ना हो। जहां पे भी पेनिट्रेशन का कोई प्रोसीजर होता है तो उसको हम इनवेसिव प्रोसीजर कहते हैं। अब जो ये सिटी स्कैन है इसकी जो इमेजिंग टेस्ट होती है ये कंप्यूटराइज्ड बेस्ड होती है, इसलिए इसे सिटी स्कैन कहते हैं। मीन्स कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफिक इमेजिंग भी आप कह सकते हैं। स्कैन स्कैन का मतलब होता है कोई चीज स्कैन करें एज इट उसी की कॉपी आप जो है किसी प्रिंट पे दिखा दें, तो ऐसे किस्म को कहते हैं स्कैनिंग। अब कौन से पेशेंट होते हैं जिनका सिटी स्कैनिंग नहीं करवा सकते? जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है और प्रेग्नेंट जो हो वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर हो तो ऐसे पेशेंट में ऐसे क्लाइंट में हम सिटी स्कैन नहीं करवाएंगे, क्योंकि रेडिएशन के एक्सपोजर की वजह से जो फीटस होगा, जो बच्चा होगा, उसकी डेवलपमेंटल जो है डिफेक्ट उसमें हो सकते हैं। इसीलिए जो प्रेग्नेंट वुमेन वुमेन होती हैं और वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो तो उनका सिटी स्कैन नहीं होता। अगर इसी किस्म का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप अच्छा उसमें सिटी स्कैन में हम क्या देख सकते हैं? रप्चर हो, ब्लीडिंग हो, या फिर ट्यूमर हो, वो बेनाइन ट्यूमर जो जिसमें आउट ग्रोथ हो गई हो, ब्लड वेसल जो है उनकी आउट ग्रोथ हो गई हो या थिननेस हो गई हो, उसको हम देख सकते हैं। जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी आउट ग्रोथ हो या रिडक्शन हो, तो ऐसे जो है इमेजिंग उसमें आएगी। अगर हम बोन का करेंगे तो बोन का फ्रैक्शन, बोन का फ्रैक्चर के अलावा मैट्रिक्स जो है अंदर बोन के अंदर जहाँ पे बोन मेरो और ये सारी चीजें होती हैं, तो ये मैट्रिक्स का स्कैन। हार्ट डिजीज के हवाले से हार्ट का जो है वो भी स्कैन होता है। ब्लड क्लॉट्स आ जाते हैं ब्रेन में, हार्ट में, या फिर बोन के मैट्रिक्स में कोई बड़े से क्लॉट बन जाते हैं, तो वो भी सिटी स्कैन में आ सकते हैं। उसके अलावा बावेल सिंड्रोम में ब्लॉकेज आ जाती है, बावेल के इंटेस्टाइन के अंदर वल्वुलाइटिस हो जाता है, क्रॉन्स डिजीज हो जाती है। क्रॉन्स डिजीज में क्या होता है? जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर एरोजन हो जाएगी, उसके म्यूकोजा में, मींस इन्फ्लामेशन हो जाएगी। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की इंजरीज हो, इंटरनल ब्लीडिंग हो, ये सारी चीजें हम सिटी स्कैन में देख सकते हैं। उसके फिर एडवांस जो है प्रोसीजर है, एक होता है सिटी और एमआरआई। ये दोनों प्लेन भी होते हैं और इसके साथ दूसरे जो होते हैं वो डाई के साथ भी होते हैं। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई,
एमआरआई जो होता है ये भी नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, सेम लाइक जैसे सिटी स्कैन है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो थोड़ा सिटी स्कैन से ज्यादा होती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सिटी स्कैन से ज्यादा होती है। तो उसमें भी हम सेम जितने भी आर्गन हम सिटी स्कैन में देखा है सबका एमआरआई हो सकता है। अब डाई की मैंने बात की, तो डाई में क्या होता है, एक कलर्ड इंजेक्शन होती है, वो उसको डाई कहते हैं। और वो फिर जो है इंसर्ट की जाती है, आईवी दी जाती है। उसके बाद सीरीज ऑफ मींस बिफोर डाई, आफ्टर 5 मिनट, आफ्टर 15 मिनट, आफ्टर 20 मिनट, ये 4 से 5 जो है इमेजिंग सीरीज ली जाती हैं। क्योंकि उसमें देखा जाता है कि जो डाई दिया गया है वो डाई जहाँ पे कोई स्टोन होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल हम किडनी का कर रहे हैं तो किडनी जैसे आईवीपी में इंट्रावीनस पाइलोग्राफी आपने सुना होगा, आईवीपी इंट्रावीनस पाइलोग्राफी। इंट्रावीनस पाइलोग्राफी क्यों करते हैं, क्योंकि लोकेशन ऑफ स्टोन और ट्यूमर और एनी मास इन द किडनी। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें भी सेम लाइक, मगर उसमें फिर एक्स रेज, उसमें एमआरआई और हम जो है सिटी स्कैन नहीं, एक्सरेज जो होता है कॉमन एक्सरे, वही एक्सरे वहां पे इमेजिनेशन की जाती है, फर्स्ट इमेज निकाला जाता है, देन फिर डाई, डाई के बाद जो है 3 इमेजेस और लिए जाते हैं। तो उसमें लोकेशन का पता चलता है कि वो स्टोन हो, वो कोई मास हो, तो वो कौन सी जगह पे एक्चुअली वो डाई, जहां पे कोई भी एबनॉर्मलिटी होगी म्यूकस के अंदर तो उस पे कलर नहीं होगा। नॉन कलर्ड पार्ट को हम नोटिस करेंगे कि वहां पे कोई मसला है, वहां पे कोई ग्रोथ है, कोई स्टोन है या कोई और चीजें। तो कॉमन प्रोसीजर एमआरआई का भी हम सेम लाइक करते हैं, हार्ट का, लिवर का, बाइलरी ट्रैक्ट का, किडनीज, स्प्लीन, बॉवल, पेनक्रियाज और इवन दो जो ग्लैंडुलर्स हैं, हमारे ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनका भी हो सकता है। इवन दो रिप्रोडक्टिव आर्गन जो है उनके ग्लैंड हैं, जैसे मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज, तो उनका भी एमआरआई हो सकता है। और एमआरआई जो है एंजो एमआर एंजियोग्राफी भी हो सकती है, मींस ब्लड वेसल की विजुअलाइजेशन और स्कैनिंग वो भी की जा सकती है। तो सेम जिस तरीके से सिटी स्कैन होता है इसी तरीके से होता है, मगर इसकी थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। हार्ट के अंदर जब पेसमेकर लगे हुए हो पेशेंट के, तो ऐसी कंडीशन में एमआरआई नहीं किया जा सकता। जैसे हम कंट्राइंडिकेशन देख के आए कि सिटी स्कैन में जब कोई मदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेग्नेंट हो तो ऐसी मदर के लिए सिटी स्कैन हम उसमें नहीं करेंगे, क्योंकि जो फीटस होगा उसके अंदर जो बेबी डेवलप हो रहा है उसके डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होंगे, डेवलपमेंटल मल फंक्शनिंग हो जाएगी उस बेबीज में। या फिर ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको एन्यूरिज्म होगा। एन्यूरिज्म हम पढ़ के आए हैं कि जो वेसल्स होती हैं वो प्रोट्रूड होती हैं और वहां पे बल्ज बन जाता है एक, दोनों साइड से जो वेसल होगी वो नॉर्मल होगी और बीच में को बैलून लाइक जो है उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। वहां पे जो उसके लेयर्स हैं, जो जिससे वेसल बनी हुई है, तो उनकी तीनों लेयर्स जो है वो वीक पड़ जाएंगी। वीक होने की वजह से वहां पे एक बल्ज बन जाएगा और बैलून लाइक बल्ज बनेगा और दोनों साइड से वो नॉर्मल होगा। तो इसके लिए लेगेशन का प्रोसीजर होता है और लेगेशन में फिर उसको पेंच किया जाता है मेटालिक फॉरेन बॉडी से या फिर मेटालिक सिल्वर से। तो वहां पे उसको बंद कर देंगे, तो पिंच वो सिल्वर और मेटालिक जो डिवाइस है उसके अंदर पिंच करने के लिए लगा होगा। तो अगर हम एमआरआई इनकी मैग्नेटिक जो फील्ड होती है उसकी वजह से फिर कोई और डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, या फिर वो जो है पिघल भी जाएगा, टूट भी जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में एमआरआई नहीं किया जा सकता। देन हम देखें नॉर्मल रेडियोग्राफी हो, नॉर्मल एक्सरे हो, और रॉन्जन जो है इसका फाउंडर है, साइंटिस्ट था जिसने एक्स रेज को फाउंड किया था। देन प्रोसीजर जितने भी हैं, आपका एमआरआई हो, आपका सिंपल एक्सरे हो, आपकी सिटी स्कैन हो, सारे जितने भी रेडियो, ये इन सारी चीजों को कहते हैं रेडियोग्राफिक इमेजिंग। तो इसमें
रेडियोग्राफिक रेज जो है वो यूज होते हैं। और ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए डिटेल्ड प्रोसीजर्स हैं, जिसमें हम अब थ्री टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, उनके थ्री टाइप के एक्सरेज में रेजेस होते हैं। और वो कौन से रेजेस होते हैं? अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। गामा जो है उसकी फील्ड जो है बहुत शार्ट होती है मगर शार्प होती है। तो ज्यादा जो फोर्सफुली और स्ट्रांग फील्ड है वो गामा रेज की होती है, मोस्ट पेनिट्रेटिंग होते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो भी बंदा एक्सरे के अंदर काम करता है, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन होते हैं या रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, तो ये सारे लोगों की 6 मंथ के बाद 1 महीना छुट्टी होना चाहिए होती है। क्योंकि ये प्रोसीजर में इसलिए है कि जब ये रेज, गामा रेज, बार बार कोई बंदा उस गामा रेज में काम कर रहा है तो उसका जेनेटिक मेकअप जो है वो उसमें एबनॉर्मलिटी आना शुरू हो जाएगी। और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें जो लोग परसिस्टेंटली रेजिस में काम करते हैं तो उनका जेनेटिक मेकअप में चेंज आता है। उसके जो बच्चे होते हैं वो डिफेक्टेड पैदा हो जाते हैं, उन बंदों को कैंसर हो जाता है, और भी जो है हार्मोनल जो है उनमें प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। जैसे हमने कंट्राइंडिकेशंस देखी एमआरआई की और सिटी स्कैन के अंदर, तो इसी तरह इसमें एक्सरे के अंदर कोई भी खास कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं होती। देन उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी। बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो ईसीजी का यूज करते होंगे डेली वार्ड में। तो उसके इलेक्ट्रोड होते हैं, आपने सुने होंगे 12 इलेक्ट्रोड। 12 जो इलेक्ट्रोड लीड्स है वो 12 यूज नहीं होती। 2 लीड्स ऐसी होती हैं जो एक्सक्लूड की जाती हैं, उनके लगाने की जरूरत नहीं होती। 10 जो बाकी लीड हैं वो यूज की जाती हैं और वो लगाई जाती हैं। उनमें से 4 जो लीड होती हैं, डिफरेंस मैं बता के आया हूँ कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है। डिफरेंस जो है एमआरआई के और सिटी स्कैन के अंदर वो मैं बता के आया, थोड़ा कंसंट्रेट करें। मैंने कहा कि एमआरआई जो है एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर जो हम चीजें देख रहे हैं वो माइन्यूट चीजें भी देख रहे हैं। सिटी स्कैन के बाद जो एडवांस टेक्नोलॉजी आई है वो एमआरआई। ऐसे तो हम डिफरेंस देखें कि एक्सरे के अंदर और सिटी स्कैन के अंदर क्या है, तो एक्सरे जो है वो सिंपल डायग्नोस्टिक है, उससे एडवांस जो है सिटी स्कैन है। देन हमारे जो इलेक्ट्रोड की आप देख सकते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, इंटरकोस्टल स्पेस टू राइट ऑफ स्टर्नम, फोर्थ पे। देन फोर्थ पे अपोजिट फिर जो है सेकंड लीड हम करेंगे लेफ्ट साइड पे डायरेक्टली। देन हम उसको क्या करते हैं, वी शेप बनाते हैं। आप सिंपल याद रख लें, हम उस पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता कि प्लेसमेंट कैसे करें, मगर आप सिंपली इसके अपने आइडिया के साथ, जो लोग यूज नहीं करते रोजाना बेस पे उनके लिए ये लाजमी है कि एक बार इनको प्लेसमेंट को इस पिक्चर में देख लें। जैसे हमने 4 इलेक्ट्रोड जो हैं लगाए हुए, दो राइट आर्म और लेफ्ट आर्म पे, राइट लेग और लेफ्ट लेग पे। इनके लिए वैसे कोई स्टैंडर्ड नहीं होता कि ये आप वहां पे कलाई पे लगाएं या उससे थोड़ा ऊपर लगाएं। इस पे कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है कि आप कहाँ पे लगाएं। ईसीजी मशीन है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि ईसीजी किस आर्गान पे करते हैं हम, किस आर्गान की करते हैं। तो हम हार्ट की, हम क्वेश्चन पढ़ के आए थे, हार्ट की करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि ईईजी, इलेक्ट्रो इंसेफालोग्राम।
इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम जो है हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक एक्टिविटी देखने के लिए हार्ट ब्रेन की। अब हम हार्ट में भी क्या देखते हैं ईसीजी में, उसमें भी हम इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट देखते हैं। और इसमें हम इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ ब्रेन देखते हैं। मोस्टली जो केसेस होते हैं हमारे पास एपिलेप्टिक केसेस होते हैं, उनमें इसका बहुत सारा रोल होता है। उसमें जब एपिलेप्टिक फिट पड़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक जो एक्टिविटी है ब्रेन की उसमें चेंजेस आ जाती हैं। तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम is the test that measures electrical activity in the brain using small metallic disc इलेक्ट्रोड्स अटैच टू द ब्रेन। आप इस पिक्चर में देख सकेंगे कि किस तरीके से जो है अटैच किए हुए हैं। ये आपको पिक्चर नजर आ रही होगी। जो इलेक्ट्रोड जिस तरीके से हम हार्ट के इलेक्ट्रोड जो है चेस्ट के ऊपर लगाते हैं, इसी तरीके से हम जो है इसी ईईजी के इलेक्ट्रोड जो है वो ब्रेन के ऊपर लगाते हैं। और फिर उसके बाद कंप्यूटर में जिस तरीके से उसकी रिजल्ट निकलती है, सेम लाइक जो है ब्रेन, अगर ब्रेन के अंदर फिट पड़ रहे हैं कोई इलेक्ट्रिक इम्पल्स है, वो क्यों चेंजेस होती हैं। नंबर एक, ब्रेन ट्यूमर हो तो ब्रेन इलेक्ट्रिक जो कंडक्टिविटी है उसमें चेंज आएगी। ब्रेन डैमेज हो, हेड इंजरी हो, ब्रेन डिसफंक्शनिंग हो, एंसेफेलोपैथी हो उसके अंदर, तो या स्लीपिंग डिसऑर्डर हो। स्लीपिंग डिसऑर्डर पे मुझे याद आ रहा है हमने क्वेश्चन पढ़ा था ट्रिप्नोसोमियासिस। ट्रिप्नोसोमियासिस जो है उसके अंदर क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज भी उसे कहते हैं। ट्रिप्नोसोमिया प्रोटोजोआन था जो काज कर रहा था स्लीपिंग सिकनेस। कंट्राइंडिकेशन कब है, ये इसकी कोई खास जो है कंट्राइंडिकेशन नहीं है, मगर जब कोई शंट वगैरह लगा हुआ हो तो उस कंडीशन में कंट्राइंडिकेटेड होता है। उसके बाद है वीपी शंट। वीपी शंट ज्यादातर न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में यूज होते हैं। वेंट्रिकुलो ऑपरेट पेरिटोनियल शंट, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट इसमें क्या होता है, इसमें जो वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, ब्रेन के जो वेंट्रिकल हैं स्विचर से, जैसे स्कल है, स्कल के जो ज्वाइंट है हम उसे क्या कहते हैं, स्विचर। और वो स्विचर जो है क्या होते हैं, वो इमूवेबल ज्वाइंट होते हैं। और इमूवेबल ज्वाइंट में जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर फिर जो सेपरेट पोर्शन है उनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो वेंट्रिकुलर शंट वेंट्रिकल से ब्रेन तक लगाया जाता है और उसको फिर प्लेसमेंट किया जाता है पेरिटोनियम में फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड। वो फ्लूइड को कौन सा फ्लूइड होता है, वो हाइड्रोसेफलस। हाइड्रो मीन्स फ्लूइड, सेफलस मीन्स ब्रेन। ब्रेन के अंदर जब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बढ़ जाए तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइड्रोसेफलस। जैसे कहते हैं माइक्रोसेफली, मैक्रोसेफली। मैक्रोसेफली में क्या होता है, ब्रेन इनलार्ज हो जाता है। माइक्रो में जो ब्रेन होती है और स्कल ये दोनों शार्ट होते हैं, छोटे होते हैं। तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइड्रोसेफलस। और हाइड्रोसेफलस में ब्रेन का जो सीएसएफ है वो बढ़ जाता है और उसको ड्रेन करने के लिए, फिल्टर करने के लिए वीपी शंट, एक्स्ट्रा जितना भी फ्लूइड होगा उसका, उस प्रेशर को कम करने के लिए पेरिटोनियम में उसको फिल्ट्रेट करेंगे और रीएब्जॉर्ब होके वो बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू चला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तस्वीर में पहले वाली में बिफोर शंट। बिफोर शंट में क्या है, शंट नहीं लगा हुआ, ब्रेन के अंदर जो है स्वेलिंग है और फ्लूइड जो है वो फिल्ड है। तो इस फ्लूइड फिल्ड होने की वजह से इनलार्जमेंट है। देन जब शंट लगाए, शंट के बाद जो है वो जो फ्लूइड है वो डिक्रीज हो गया। जब फ्लूइड डिक्रीज हो गया तो ब्रेन का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। देन एक और इंस्ट्रूमेंट है विस्को वेजेनल स्पेक्यूलम। ये स्पेक्यूलम यूज किया जाता है गायनिकोलॉजिकल डायग्नोस्टिक के लिए। वुमेन के सर्वेस को प्रॉपर ओपन करके कोई भी एग्जामिनेशन किया जाता है तो ये जो है इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। नीडल, नीडल जो होती हैं सारी पॉइंटेड होती हैं।
कुछ ब्लंट होती है। पॉइंटेड जो धारदार हो, तेज हो, और ब्लंट उसे कहते हैं जो धारदार ना हो। तो नीडल जो है एक, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। इसके डिफरेंट यूजेस होते हैं, डिफरेंट नीडल होती हैं। एक तो नीडल वो होती है जो हम सिरिंज में यूज करते हैं इंजेक्टेबल के लिए। उसके अलावा स्टिचिंग के लिए जो है स्टिचेस लगाते हैं ओटी में, और ड्रेसर जो ड्रेसिंग में, तो उसमें जो नीडल यूज होती है वो स्टिचिंग नीडल होती है। उसके अलावा लिगेचर नीडल और होती है, जैसे एन्यूरिज्म हो गया। एन्यूरिज्म में ट्यूब जो है वेसल को लिगेशन किया जाता है, तो उसके लिए पंचरिंग के लिए, फ्लूइड एग्जामिनेशन के लिए, ड्रा करने के लिए एस्पायरेशन नीडल्स यूज होती हैं। फाइन नीडल एस्पायरेशन के लिए, कैनुलाइजेशन के लिए जो रबर नीडल्स यूज होती हैं। तो डिफरेंट जो है नीडल की टाइप होती है और डिफरेंट पर्पस के लिए यूज की जाती हैं। एन्यूरिज्म नीडल ब्लंट नीडल होती है, पॉइंटेड नहीं होती। पॉइंटेड मींस धारदार, जैसे सीजर्स होती हैं वो ब्लंट भी होती हैं, पॉइंटेड भी होती हैं। मॉस्किटो भी होती हैं। मॉस्किटो सीजर बहुत, उसका जो लेंथ होती है वो लंबी होती है, मगर वो उसकी चौड़ाई जो होती है, विड्थ जो होती है, वो बहुत कम होती है। तो वो मुख्तलिफ पर्पज के लिए यूज की जाती है ड्यूरिंग द सर्जरी। तो ऐसे ही डिफरेंट आर्टी फोर्सेप हैं। आर्टी फोर्सेप के डिफरेंट नाम होते हैं। तो एक फोर्सेप होता है, आर्टी फोर्सेप होता है, पॉइंटेड आर्टी फोर्सेप होता है, ब्लंट आर्टी फोर्सेप होता है, मॉस्किटो आर्टी फोर्सेप होता है। मीन्स डिफरेंट इनके होते हैं। तो इसी तरीके से जो नीडल है वो डिफरेंट होती है। और ये जो नीडल हम यूज करते हैं, एन्यूरिज्म नीडल, एस्पायरेटिंग नीडल्स जो होती है उनका जो गेज होता है वो ज्यादा होता है, और वो फ्लूइड ड्रा करने के लिए हेल्प करती हैं। एट्रोमेटिक नीडल्स होती हैं, उनको पेंसिल पॉइंटेड नीडल भी कहा जाता है। कैटरेक्ट नीडल होती हैं, कैटरेक्ट के रिमूवल के लिए वो यूज होती हैं। इंसेशन नीडल होती हैं। इंसेशन नीडल से नीडल ही होती है, मगर वो कट देने के लिए काम आती हैं, जो लेंस कैप्सूल वगैरह ऐसी चीजों को तो कट देने के। लिगेशन, नाइफ नीडल, पेंसिल पॉइंटेड नीडल, और डिफरेंट टाइप जो है वो नीडल के आप जैसे इसमें देख सकते हैं। ये नाइफ नीडल है, ये जो है एस्पायरेशन नीडल है। तो डिफरेंट नीडल के डिफरेंट यूज के हवाले से वो ये है लिगेशन नीडल एन्यूरिज्म के लिए। और ये ब्लंट होती है, इसकी कोई भी पॉइंटेड आपको धार नजर नहीं आ रही होगी। उसके अलावा कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी, केबेज जिसे कहते हैं, ओपन सर्जरी जिसे कहते हैं। कोरोनरी आर्टरीज अगर ब्लॉक हो जाए तो उनको यूज करने के लिए ये टर्म यूज होता है। और ये टर्म जो है फेडरल टेस्ट में आ चुका है कि केबेज इज स्टैंड फॉर। आपने कभी सुना है कि एक होते हैं शॉर्ट फॉर्म, दूसरे होते हैं एक्रोनामस, और तीसरा टर्म यूज होता है बेक्रोनाइमस। ये आपने कभी सुने? शॉर्ट फॉर्म वो होता है जिसके हम जिसको जो प्रोनाउंसिएट करें, जैसे WHO, अलग अलग हर वर्ड को अलग अलग प्रोनाउंस करें, तो ऐसे किस्म के वर्ड को कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। अगर कोई शॉर्ट फॉर्म वो एज अ नाउन उसे हम यूटिलाइज करें,
जैसे वापडा, नादरा, केबेज, मुख्तलिफ जो हैं, होते तो वो शॉर्ट फॉर्म ही है, मगर उसे हम एज अ वर्ड जो है प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को एक्रोनामस कहा जाता है, जैसे केबेज। आर्टरी के अंदर ब्लॉक आ जाए, आर्टरी के अंदर कोरोनरी आर्टरी के अंदर प्लेग हो जाए, ब्लड क्लॉट हो जाए, और वहां से जो ब्लड फ्लो जो है वो ना हो सके, तो डिफरेंट पर्पज हम उसको कार्डियोवेस्कुलर डिजीज में डिटेल से जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसीजर। देन बायोस्कोपी, बायो वर्ड जहां भी आता है उसका मतलब होता है लाइफ। तो लिविंग चीज की एग्जामिनेशन करें बॉडी की, तो ऐसे किस्म की स्टडी को क्या कहेंगे, बायोस्कोपी। आर्थ्रोस्कोपी, आर्थ्रो किसे करते हैं, आर्थराइटिस जैसे करते हैं, तो आर्थ्रो कहते हैं ज्वाइंट्स को। ज्वाइंट के लिए फाइब्रो ऑप्टिक स्कोप यूज होता है, उनको देखने के लिए, ज्वाइंट के स्पेस को देखने के लिए ऐसे प्रोसीजर को कहेंगे आर्थ्रोस्कोपी। स्कोपी का मतलब होता है टू एग्जामिन, टू विजुलाइज, टू व्यू। ऑटोप्सी और बायोप्सी पे हम बात करके आए पहले ही लेक्चर्स में। लिप्रोस्कोप, लेप्रोस्कोप जो होता है वो भी उसके अंदर फाइब्रो ऑप्टिक वायर होती है, एक कैमरा होता है, उसके साथ मॉनिटर के साथ अटैच होता है, और उसमें क्या करते हैं जो है इंटरनल विजरा जो है उनको ओपन करके देखते हैं, और वो एब्डामिन के जो इंटरनल विजरा है, पेल्विस से रिप्रोडक्टिव है, उनको देखने के लिए लिप्रोस्कोप यूज होता है, और ऐसे प्रोसीजर को कहा जाता है लिप्रोस्कोपी। लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी जो है किडनी में अगर स्टोन हो जाए, या गाल ब्लेडर में, अदर ऑर्गन में, तो उन स्टोन्स को रेज के थ्रू ट्रीट करने के प्रोसीजर को कहते हैं लिथो। लिथ लफ्ज का मतलब होता है स्टोन, जैसे कहते हैं कोली लिथियासिस, मीन्स गाल ब्लेडर के अंदर जो है स्टोन होता है, ऐसे कहते हैं किडनी लिथ। यूरोलिथ मीन्स किडनी के अंदर जो है स्टोन को। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का प्रोसीजर जो है, प्रोसीजर आप लोगों ने पढ़ा होता है, वो नैरो बोर जो है नेजल से लेकर हम स्टमक तक उसको पहुंचाते हैं, और उसमें हम दो चीजें देखकर आए थे, एक लेवेच और दूसरा गेवेच। ये आप अगर रिपीटेडली सुनते होंगे लेक्चर को, तो आपको ये हमने 2-3 बार हमारे लेक्चर में ये इन पे सवाल आ चुका है और डिस्कशन हो चुकी है। एबीजी, एबीजी जो है एट्रियल ब्लड गैस, एट्रियल ब्लड गैस पे भी क्वेश्चन एसपीएससी में आ चुका है। एट्रियल ब्लड गैस एक्चुअली हम किससे लेते हैं, आर्टरी से लेते हैं, और आर्टरी से इस ब्लड के लेने का मतलब ये होता है, ये इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। हम क्या देखते हैं, सिर्फ अगर हम, हमारे पास ऑक्सीजन प्रोब होती है, हमारे पास सेचुरेशन प्रोब, हमारे पास जो है पेशेंट मॉनिटर होता है, उसकी जो प्रोब होती है, उससे हम नॉन इन्वेसिव मेथड के थ्रू ऑक्सीजन की सेचुरेशन, जो हीमोग्लोबिन के है, हीमो ऑक्सी सेचुरेशन जो है, हम वो देखते हैं, वो होता है हमारा नॉन इन्वेसिव। मगर उससे ज्यादा स्ट्रांग जो हमारा प्रोसीजर होता है वो एपीजीज होता है, एट्रियल ब्लड गैस। एट्रियल ब्लड गैस में हम क्या देखते हैं, हम जो है एट्रियल ब्लड गैस के अंदर जो चार जो पैरामीटर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा पीसीओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन, दूसरा HCO का बाइकार्बोनेट, तीसरा होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, चौथा जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इनके पैरामीटर पे, पीएच पे जो है, एबीजी के पीएच पे, नॉर्मल पीएच पे क्वेश्चन एसपीएससी में आ चुका है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नॉर्मल पीएच ऑफ जो ब्लड है, और हमने डिफरेंट जो बॉडी सिक्रेशंस की सबकी हमने पीएच जो है वो डिस्कस की थी और पढ़ी थी। तो 7.35 टू 7.45 जो है वो पीएच है ब्लड की, जो है वो नॉर्मल पीएच है। और इस पे इसको हम स्लाइटली अल्कलोसिस कहते हैं। 7 से ज्यादा हो पीएच तो उसको अल्कलोसिस कहेंगे, और फिर स्लाइटली अल्कलोसिस, स्ट्रॉन्ग अल्कलोसिस, वो फिर उनको डिफरेंशिएट करते हैं, और ये भी हम डिस्कस करके आए हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 35 टू 45 mmHg होता है, और ऑक्सीजन की जो सेचुरेशन होती है वो 80 टू 100, 96 टू 100 जो है वो नॉर्मल आती है। 80 से बिलो हो तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, पेशेंट को ऑक्सीजन आर्टिफिशियली देनी पड़ती है। बाइकार्बोनेट 22 टू 27 MEQ पर लीटर जो है वो
नॉर्मल होता है। तो ये नॉर्मल वैल्यूज जो है इनकी भी इंपॉर्टेंस होती है, इन पे भी क्वेश्चन आते हैं। अल्ट्रासाउंड हमें पता है जो इंटरनल विजरा है उनका होता है, और इनको इसको सोनोग्राफी भी कहते हैं। सोनोलॉजिस्ट होते हैं जो अल्ट्रासाउंड के स्पेशलिस्ट होते हैं, और सोनोग्राम जो है सॉफ्ट टिश्यूज का किया जाता है। जैसे एक्सरे हम सॉफ्ट का भी कर रहे थे और हार्ड का भी कर रहे थे, तो ज्यादातर हम हार्ड का करते हैं। इसी तरह से सोनोग्राम जो है, सोनोग्राफी जो है वो सॉफ्ट टिश्यू की होती है। हार्ड जो है वो उनकी जैसे बोन है, स्कल है, इसकी नहीं होती। फॉर डायग्नोस्टिक डिफरेंट पर्पसेस होते हैं, उसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे। ग्लूकोमीटर हम ग्लूकोज लेवल ब्लड में चेक करने के लिए देखते हैं। आइदर पेशेंट डायबिटिक हो या ना हो, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया, डायबिटीज को हम डिस्कस करके आए हैं। स्पायरोमेट्री आप देखेंगे, ये स्पायरोमेट्री है, आपको इसमें स्क्रीन पे शो हो रही है। तो स्पायरोमेट्री में हम रेस्पिरेटरी इफर्ट देखते हैं पेशेंट के। फॉर एग्जांपल पेशेंट हमारे पास क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का होता है, और उसके जो इफर्ट्स होते हैं लंग्स के बहुत कम होते हैं, तो उसको चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए स्पायरोमेट्री होती है। स्पायरोमेट्री मोस्टली जो है वो कौन सी होती है, वो हमारी सीओपीडी के पेशेंट की होती है। तो ये आपके साथ में जो है लेक्चर के नोट्स जो है वो भी शेयर करता हूँ, और वीडियो भी शेयर करता हूँ। आप काइंडली जो एमसीक्यू टेस्ट हो वो जरूर